मंदिर इस देश में बड़ा मुद्दा है। 2024 के चुनाव में आज इसी पर बड़ी स्पष्ट चर्चा। एक माँ के 6 पुत्र को हमने कफन से हाथ धोए, हम हाथ जोड़ के कहते हैं हमें नागरिकता मिलनी चाहिए। मेरी बुआ की बेटी उठा ली, बहन उठा ली, ये गोली मारी हुई है मुसलमानों ने। ये गोली घर छोड़ दो, न तो मुसलमान बन जाओ, हम नहीं जाएंगे, आपकी तरह नहीं है हम देश को छोड़ के चले जाएं। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, आप इस्लामोफोबिया नहीं फैलाएंगे। क्या आपको ये रेपिस्ट लगते हैं, क्या आतंकी लगते हैं आपको? हरियाणा में बोलिए। बिल्कुल। पाकिस्तानियों ने कल एक हिंदुस्तानी सीएम को माफी मांगने को कहा। ये हालत हो रही है। इलीगल वो होता है जो यहाँ आए और अप्लाई न करे, जो यहाँ आए और अप्लाई करे वो शरणार्थी होता है। शरणार्थी और घुसपैठिए का अंतर समझिए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। अभिनंदन आपका आर पार में। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाले कुछ महीनों के दौरान देश भर में जबरदस्त सियासी एक्शन होगा और गर्मी तो उसकी महसूस अभी से होनी शुरू हो गई है और इसका एहसास भी हमें दिख रहा है, क्योंकि संसद के से पास होने के करीब 4 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने आखिरकार सीए का नोटिफिकेशन चुनाव से ऐन पहले जारी कर दिया। यानी अब सीए देश में ऑफिशियली लागू हो चुका है। लेकिन सरकार के लिए सीए वाली राह ना पहले आसान थी और ना अब आसान होती हुई दिख रही है, क्योंकि सीए का नाम सुनते ही ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, स्टालिन, पी विजयन सब गुस्सा जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। तो कोई कह रहा है कि सरकार पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण का एक प्रयास कर रही है, इसलिए रमजान के इस पाक महीने में सीए को लेकर आई है। तो कोई कह रहा है कि सरकार लोगों को एक बार फिर से सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं और चुनाव से पहले उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि जनता जितना बड़ा पलायन आजादी के बाद हुआ था सीए की वजह से, उससे बड़ा पलायन अब होगा। इसी बीच इन सारे आरोपों का जवाब देने के लिए खुद गृह मंत्री मैदान में उतरे। उन्होंने एक बार फिर जोरदार तरीके से कहा और स्पष्ट किया कि सीए से किसी भी भारतीय को डरने की आवश्यकता और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मोदी सरकार बार बार इस बात को दोहरा रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन चुनाव से ऐन पहले, क्योंकि चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है, विपक्ष को क्या डर है कि कहीं राम मंदिर की तरह सीए भी बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा ना बन जाए? क्या सीए लोकसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर होने वाला है? क्योंकि रणभेरी बढ़ चुकी है, चुनाव का ऐलान हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, जनता जनार्दन के बीच से, मेरे युवा मित्रों के बीच से जो वोट डालेंगे इस बार। क्या वाकई सीए और राम मंदिर इस देश में बड़ा मुद्दा है? 2024 के चुनाव में आज इसी पर बड़ी स्पष्ट चर्चा। चार साल बाद सीएए आखिर देश भर में लागू हो गया, लेकिन जैसे कि पहले से उम्मीद थी, इस मुद्दे पर वार पलटवार जोर शोर से हो रहा है। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं। अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा, और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज। या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से
किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से, वो खौफ पैदा कर रही है। राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में है। लोकसभा चुनाव की घड़ी आ चुकी है। ऐसे में इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने सीएए को लागू करने से इनकार कर दिया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। मैं मानता हूं चुनाव के बाद सब कोऑपरेट करेंगे। तो क्या सीएए लोकसभा चुनाव में राम मंदिर की तरह बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज़ 18 ने सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है और इस दौरान लोगों से राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा कि क्या अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। 64% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है, जबकि 20% लोगों ने ना कहा और 16% लोग किसी भी तरफ नहीं थे। सवाल है कि क्या सियासी फायदे के लिए सीएए पर चलाया जा रहा सियासी प्रोपेगेंडा देश की जनता समझ पाएगी? और सवाल यह भी कि क्या चुनाव से ऐन पहले सीएए को लागू करने के पीछे क्या वाकई कोई पॉलिटिकल एंगल है? तो क्या वाकई सीए के पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल एंगल है? लेकिन बहस के मुद्दे क्या है? चुनाव से ठीक पहले सीए क्यों आया? यह आज का बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल नंबर 2, बहस का जो मुद्दा है वो ये है, सीए से मिशन 400 प्लस का टारगेट क्या होगा आसान? क्योंकि लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। और क्या स्वार्थ की राजनीति इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ेगी? क्योंकि कई जगह हम वो स्वार्थ हावी होता हुआ देख रहे हैं। यह मूल सवाल है। और बात करने के लिए मेरे साथ जनता जनार्दन तो है ही, मेरे युवा मित्र तो है ही, उनके लिए जोरदार तालियां और आपका भी अभिनंदन जो कि वोट डालेंगे इस चुनाव के अंदर। और अभिनंदन हमारे मेहमानों का, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद है, प्रवक्ता है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। प्रियंका कक्कड़ जी जोरदार तालियों से आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव जी नेता है लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी है, मुस्लिम धर्मगुरु है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। शुरुआत आप ही से करते हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और रणभेरी बजने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 400 की तरफ आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, जो हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार होता है। पहले राम मंदिर, अब सीए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये लोग आ गए तो हमारे लोग कहां जाएंगे? सभी को नमस्ते अमीश जी। हम लोग एक बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं। देखिए आज जॉबलेसनेस का आलम देश में ये है कि उत्तर प्रदेश में 93,000 लोगों ने अप्लाई किया 64 पीएन जॉब्स के लिए। उसमें 50,000 ग्रेजुएट्स थे, 38,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स थे और 3700 पीएचडी थे। इन्होंने पीएन की जॉब के लिए अप्लाई किया। अब अगर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आप अपने देश में नागरिकता दे देते हैं तो उनका हमारे बच्चों के संसाधनों में हिस्सा बढ़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल आपने देखा कि हमारे देश में किसान को आतंकवादी बुलाया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा रास्ते में कीलें बिछाई जा रही है, उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाता, उनके ऊपर पैलेट गन्स बरसा रही है भाजपा। पर कल इलीगल इमिग्रेंट्स की इतनी हिम्मत हो गई कि वो सीएम निवास, एक चुने हुए पॉपुलर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बार बार उन्होंने कल माफी मांगने को कहा। पाकिस्तानियों ने कल एक हिंदुस्तानी सीएम को माफी मांगने को कहा। ये हालत हो रही है। भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लास्ट मिनट में अब वो क्या बोले जाके लोगों को कि हमने तुम्हारा पेट्रोल 100 रुपए पार कर दिया, कि हमने करेंसी की साख इतनी गिरा दी कि आज 88 रुपीस का हो गया डॉलर, कि हमने तुम्हारे लिए महंगाई कवर अप करने के लिए, अपनी मिस गवर्नेंस को कवर अप करने के लिए सीए है। ये भी तो देखिए ना, अभी क्या चल रहा है आजकल, दबा के खाना है, नाम नहीं बताना, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सब इशुओं से साइडलाइन करने को नाम दिन रात लेते थे, यानी कांग्रेस जिनका नाम दिन रात लेती थी, उन्होंने तो कोई पैसे ही नहीं दिए। पूरी डिटेल नहीं आई, पूरी डिटेल नहीं आई निकल के आया। लेकिन इंटरेस्टिंग है सब चीजें। सुधांशु त्रिवेदी, चुनाव से ठीक पहले सीए क्यों आया? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। ऐलान जंग हो गया है। ये सवाल ही अपने आप में बेमानी है। सीए तो दिसंबर 2019 में आया था, चुनाव के 6 महीने बाद। नोटिफिकेशन अब क्यों आया 4 साल बाद? अरे भैया, जनवरी 2020 में नोटिफिकेशन हुआ था केवल, और 2 साल पड़ गए थे कोविड के।
तो रूस का फॉर्मेशन अब हुआ है, यही कहते हैं। और देखिए झूठ का साम्राज्य बोलने वाले मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं। अभी आपकी बाइट पे बोला ना 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटी है। मैं सारे करोड़ों दर्शकों को कहता हूं जाके चेक करो। पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 21-22 करोड़ के आसपास, वहां हिंदू बचा है 1% से कम, 17 लाख के आसपास हिंदू बचा है। और सुनो, बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 16-16.5 करोड़। डेटा भी आप ज्यादा बता रहे हैं, 17 लाख नहीं है, मुझे नहीं लगा। ऑफिशियल आंकड़ा, ऑफिशियल आंकड़ा ये होगा, लेकिन 17 लाख बांग्लादेश है की नहीं। पॉपुलेशन है 16 कुछ करोड़, 16 करोड़ कुछ लाख, और वहां हिंदू है 7.5%, यानी 1 करोड़ के आसपास। मेरे भाई 1.25 करोड़ से ऊपर है नहीं, और झूठ बोल रहा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कि 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटी है। यह है असली चेहरा। और इसके साथ इन्होंने यह भी साबित कर दिया कि इन्हें दुश्मनी सिर्फ भारत के हिंदुओं से नहीं है, हिंदू मात्र से दुश्मनी है, चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो। हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान से कितने हिंदू हैं, हाथ खड़ा करें। एक मिनट, अभी संसाधनों के ऊपर मैं पूछना चाहता हूं। ये दिल्ली आया, दिल्ली बसा था, बहुत बड़े माइग्रेंट्स आए थे, तो 47 में आपके हिसाब से तो उन्हें भगा देना चाहिए था जो पाकिस्तान से आए थे। यूपीए सरकार का ऑफिशियल डाक रहा है, श्री प्रकाश जायसवाल ने एमओएस बोला था कि इस देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं, भारी संख्या में दिल्ली में हैं। ये केजरीवाल सरकार ने जो कहा ना 1000 रुपए हम हर महिला को देंगे, उन्होंने वेरीफाई किया है कि रोहिंग्या और मुस्लिम को और बांग्लादेशी को नहीं देंगे? नहीं किया। या वो दावे के साथ कह सकते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, इसमें सेंटर नहीं आता बीच में, कि उनकी स्टेट में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। इसका मतलब सरकारी खजाने से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पैसा देने को तैयार है, हजार रुपल्ली, और यहां कह रहे हैं कि साहब हमारा नौकरी खा ली जाएगी। मैं जवाब ले लेता हूं प्रियंका जी से, लेकिन मेरे सवाल का, क्योंकि आपने बोला ये सवाल बेमानी और मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी, कई सारे गंभीर सवाल डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने उठाए, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। एक सीधा सवाल है, क्या बीजेपी एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि ऑपोजिशन इज एंटी हिंदू? मैं सुधांशु जी, पहले सुधांशु जी की बात का जवाब दे देती हूँ। देखिए, सुधांशु जी हैं बीजेपी से, यानी कि बहुत झूठी पार्टी। इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि 5 दिसंबर 2020 को इनके यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने सदन में रखा आंकड़ा कि उनके पास आंकड़ा ही नहीं है कितने लोग आ रहे हैं, उनके पास इतना कॉम्प्लेक्स इशू है इलीगल इमिग्रेशन का, आंकड़ा नहीं है। बट हाँ, 2017 का है, 2018 का है, 2019 का है, और ये 3 सालों में 1,10,642 सिर्फ बांग्लादेशी आए, पाकिस्तानी अफगानिस्तानी में भी गिन नहीं रही। इसके बाद 12 दिसंबर 2023 को इनको लताड़ पड़ी भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से। इनके यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने बताया कि 1000 किलोमीटर तो बांग्लादेश बॉर्डर का ऐसा है जिस पे हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे और लोग आते जा रहे हैं। ये 17,000 लोग हैं, इनको लीगल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को नागरिक बनाना चाहते हो, तुमने अब तक फेंसिंग क्यों नहीं कंप्लीट की, तुमने बॉर्डर सुरक्षा के लिए क्या किया? ये हुआ। यही बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी बार बार कि अब तो लीगलाइज हो गई तो पाकिस्तान से कोई आ जाएगा, अफगानिस्तान से कोई आ जाएगा। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, फिर मैं आप लोगों के पास देखिए झूठेपन की हद होती है। इन्होंने कहा फेंसिंग नहीं हुई। मेरे प्रश्न का जवाब चाहता हूं, बांग्लादेश से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कब हुआ? बोलिए, डेट बोलिए। मैं आप मेरे को बता दीजिए, बोलिए बांग्लादेश से लैंड नहीं हुई, आप ये बता दीजिए हुई है कि नहीं हुई, बताइए। मैं ये तो बता रहा हूं, बताइए। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। अब पूरी बात सुनिए। बांग्लादेश से सीमा का निर्धारण ही नहीं था हमारी सरकार से पहले। 2017 में जाके लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, तब जाके बांग्लादेश के साथ सीमा डिमार्केट हुई है, वरना आधा गांव भारत में आधा बांग्लादेश में था। और अब फेंसिंग शुरू हुई है, और अभी तक केवल कुछ किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर के आसपास की हुई है। अगले कुछ साल लगेंगे जब पाकिस्तान की तरह फेंसिंग होगी। झूठ बोलने की हद है। जिन्होंने सीमा का निर्धारण नहीं किया वो कहते हैं फेंसिंग। इसीलिए मैं कहता हूं झूठ का कारोबार ये लोग इतना करते हैं, झूठ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। और मैंने इनके गृह राज्य मंत्री को श्री प्रकाश जायसवाल ने 2 करोड़ बोला था कि नहीं बोलिए? शॉर्ट आंसर बोलिए। जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा सुधांशु जी। जब मुन्नी दिल्ली आई थी ना, तो हमारे बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे, मुन्नी के मम्मी पापा को दिल्ली में नहीं बसा लिया। ये नहीं कि तुम्हें भी नागरिकता देते हैं। इनसे पूछिए नंबर कितना है। ये मुन्नी फिल्म में जीते हैं भैया का, हकीकत की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और सुनिए, जो बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे उनके पापा आरएसएस के वो थे स्वयंसेवक, याद है शाखा प्रतापगढ़ की शाखा के चतुर्वेदी जी थे। तो हमारे ही दिल में वो रहता है कि सबको हम पूरी तरीके से ईमानदारी पाकिस्तानियों को देश में बसा के क्या करना चाह रहे हैं? हमारी बेटियां सेफ होंगी
क्या? मैं सुनिए, कहाँ सेफ की बसाएंगे बात उनको? करता हूं। आप बताइए कहाँ अब सुनिए, बसाएंगे? एक बताइए कहाँ दर्जन बसाएंगे? उदाहरण ये दे इसका सकता सवाल हूं। है। एक मिनट, एक दर्जन उदाहरण दे सकता हूं जहां बांग्लादेशी मुसलमानों का आतंकवादी गतिविधियों में उदाहरण है। 2005, 6, 7, 8, 9, 10 बताइए। सुनिए, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस के लेकर जयपुर ब्लास्ट से लेके हैदराबाद से लेके, सुनिए पूरी बात होने बताना दीजिए, क्यों हमको? शांत बोलिए, शांत। बांग्लादेशी मुस्लिम, एक चुनौती से कहता हूं आतंकवादी घटना बताइए जिसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध हो। आज 2024 में मुझे बताएं, जब ये संसाधन क्रिएट नहीं कर पाए, इनफ लिमिटेड संसाधन है लोगों के पास, तो कैसे, कितना डिस्ट्रीब्यूटर डिवाइड करना है, इनसे पूछ लीजिए। यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। सुनिए, केजरीवाल जी का वीडियो है कि जब तक केजरीवाल बैठा है वक्फ बोर्ड को पैसे की कमी नहीं होगी, इतना पैसा रहेगा, इतना पैसा रहेगा है, तब संसाधन नहीं याद आता है सर, आप मौलवियों को तनख्वाह देने में संसाधन नहीं याद आता है। को डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? कैसे घुस रहे हैं देश में, बताइए। अच्छा, एक बताइए कैसे घुस रहे हैं? हमारे टाइम कैसे घुसे? हमारे आपके भी टाइम में बताइए। घुसे 2017 अच्छा, रोहिंग्या, अरे चलो, टाइम में घुसे। अरे सुनिए, आप EWS अरे सुनिए, फ्लैग दिए उनको। रोहिंग्या पे एक ट्वीट दिल्ली में दिखाइए, आप दिए केजरीवाल का एक ट्वीट आप रोहिंग्या पे, हरदीप पुरी केजरीवाल कह का रहे एक हैं, ट्वीट रोहिंग्या EWS पे। फ्लैग देंगे, दिल्ली के रोहिंग्या लोग एक सेकंड, हैं, मैं वापस देंगे। मुद्दे पर आता हूं। एक सेकंड, मैं वापस नहीं, किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है, मुद्दों को वापस आने की जरूरत है। सुधांशु जी, मैंने जो सवाल पूछा, आपने बोला ये सवाल बेमानी है। चुनाव से मैं कहता हूं बहुत समस्या थी, आपकी सरकार को 10 साल हो गए, चुनाव की रणभेरी बज गई है, ऐलाने जंग हो गया है, यानी 2024 के लिए। टाइमिंग तो का उत्तर देता हूं। तो अब मैं पूछ रहा हूं, ये नोटिफिकेशन को 4 साल क्यों लग गए आने में? मेरा सवाल ये है कि चुनाव से ऐन पहले क्यों? इनको तो पहले भी जरूरत होगी ना रहने की, कि आज जरूरत पड़ गई, इसीलिए शंका है, इसीलिए शक होता है, पॉलिटिकली शक होता है। बता जवाब, इसका जवाब। बाई लॉज रूल्स तब बनते हैं जब पहले बिल पास होता है कि पहले लॉज बनते हैं? पहले एक्ट पास होता है। पहले एक्ट पास होता है। एक्ट पास हुआ फाइनली वो जनवरी 2020 में। कोविड कब आया? फरवरी 2020। बिल्कुल 2 साल तो पूरे कोविड में कब गया कोविड? कोविड कब गया? 2022 में। 2022 में गया ना, और अभी आखिरी लहर तो 2023 के शुरू तक भी आई थी। ठीक, अब उसके बाद जब कोविड गया, नोटिफिकेशन तो आ ही सकता अच्छा था। मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं, सुनिए, अच्छा मैं कह रहा हूं, चलिए हमसे प्रॉब्लम है ना, एक पार्टी बताइए जिसने ये ना बोला हो। 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए एक कमेटी बनी थी, और उस कमेटी का चेयरमैन कौन था? प्रणब मुखर्जी। उसमें मेंबर कौन कौन थे? लालू प्रसाद यादव, कपिल सिब्बल और जनेश्वर मिश्रा। और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए माइनॉरिटी को सिटीजनशिप देनी चाहिए। और उस कमेटी 2003 होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कमेटी के पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मेजॉरिटी को नहीं देना है। अब मेरे भाई बताओ, इसे ही कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। जो लिखा हुआ था कमेटी में, जिस पे साइन किए हुए, किसके? लालू प्रसाद यादव के साइन है, कपिल सिब्बल के साइन है, अंबिका सोनी के साइन है, और प्रणब मुखर्जी जी की चेयरमैनशिप में आज कहते हैं कि बदल जाओ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आप नेहरू जी को फॉलो कर रहे हैं? ना ना, हम तो कह रहे हैं पार्टी को फॉलो कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, नेहरू जी, लालू प्रसाद यादव को फॉलो कर रहे गांधी जी का हैं। तो कमिटमेंट तकलीफ क्या था, विवेक गांधी भाई? और नेहरू के कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। जी जी, ये कह रहे हैं हम नेहरू का कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का भी कमिटमेंट जो उन्होंने बोला था उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोगों को तकलीफ क्या है? नहीं, तो सब आप ही के काम कर रहे हैं। हम तो बड़े खुश हैं अगर ये नेहरू जी को फॉलो कर रहे हैं, फाउंडिंग फादर थे हमारे देश के, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है साहब। और कम्युनिस्टों के नेताओं को फॉलो कर रहे हैं तो और भी खुशी की बात है, आपका अभिनंदन है, और करिए फॉलो। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हिंदू या मुसलमान, ये तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन जनता सीटें नहीं दे रही। नहीं, वो अब ये रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे तो शायद ये इस तरफ आना शुरू हो जाए। अब सुनिए, मैं बड़ा क्लियर सी बात बोलता हूं, बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। हमारा एक सेक्युलर कंट्री है। आइडिया ऑफ इंडिया कहता है आपका कोई जाति हो, धर्म हो, कौन हो, क्या सेक्स है, क्या जेंडर है, मैटर नहीं करता, वी आर ऑल वन सिटीजन्स। पॉइंट। हम आज विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के आए, लेट आया लेकिन आया, और ये बड़ा सशक्त बिल आया है। तो हम क्या कह रहे हैं? वी आर ऑल वन। हमारा एक स्टेटस है, हमारा एक वोट है, उस वोट की एक पावर है। हमारे यहाँ पे ये कहना साहब, जो नैरेटिव सुधांशु भाई यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुसलमानों की मदद कर दी तो साहब एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। अगर रोहिंग्यास पे नहीं सुनिए सर, आप जो नैरेटिव बना रहे थे, नहीं आप सुनिए तो सर, अब माइनॉरिटीज की बात एक हो गई, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को मदद की जरूरत है, कोई कहीं माइनॉरिटी है, तो पूरी दुनिया के अंदर जो देश हैं वो संरक्षण देते हैं, रिफ्यूजीज को संरक्षण मिलता है, आप लाए। लेकिन हमारे देश में एक कानून था, आप पाकिस्तान से हैं, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, बांग्लादेश से हो, आपको भारत की नागरिकता चाहिए, आपने एक फॉर्म भरा, आपने अप्लाई किया, केस टू केस एनालिसिस हुआ, लगा सरकार को आप ठीक आदमी हैं तो आप अंदर आ गए, सरकार को लगा आप ठीक नहीं है तो आप नहीं आए। तो थिंग्स आर ऑलरेडी वर्किंग। तो ये जबरदस्ती का एक कानून ला करके ढिंडोरा पीटना कि साहब हम हिंदियों के चैंपियन हैं। ये लोग तो पहले यही है ना, ये तो नहीं कि अब लेकर आए हैं, ये लोग तो बैठे हुए हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन हमारा पॉइंट डिफरेंट है। हमारा पॉइंट ये है
कि माइनॉरिटीज में क्या अहमदिया मुसलमानों को गिना जाएगा पाकिस्तान के या ठीक है, नहीं, ठीक है, जिन ठीक पे है। बम फोड़ा जाता, जस्ट 10 सेकंड और, जी। शियाओं को गिना जाएगा या नहीं? 72 से ज्यादा फिरके मुसलमानों के हैं। पाकिस्तान सारे के का सारे बुरा हिंदुस्तान हाल, में पाए जाते हैं। नहीं, पाकिस्तान का बुरा हाल है, बांग्लादेश में भी बहुत बुरा हाल है। मतलब में एक दूसरे पे- पाकिस्तान भूखों मरे, इंडिया उनके सब लोगों को यहाँ ले ले। बांग्लादेश अगर भूखों मरो तो बांग्लादेश के सब लोगों को यहाँ ले ले। अफगानिस्तान में तालिबान नहीं आए तो उनके सब लोगों को यहाँ ले ले। तो हम सब कहाँ जाएं? झुमरी तलैया। तो धर्म के नाम से बिल मत बनाइए ना, इनकी बात से सहमत धर्म हैं? के नाम से रोजगार बिल के मत बनाइए। चैंपियन अब वालों सुधांशु सुनिए, रोजगार के चैंपियन वालों से पूछे, इनकी बात से सहमत हैं? ये आपके गठबंधन सहयोगी हैं, सोच समझ के बोलिएगा। सोच समझ के बोलिएगा। ग्रेटफुल कि सुधांशु जी माने कि सिर्फ रोजगार आम आदमी पार्टी दे सकती है। नहीं, Thank you, sir. रोजगार की बात करने वालों की, चैंपियन का बातों ना, के चैंपियन तो देते चैंपियन। ही है ना। हमने आपने ये तो नहीं नहीं, बातों के चैंपियन। प्रियंका जी, बीजेपी का आरोप है कि आपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। आपने मुफ्त की रेवड़ियां बांटी हैं रोहिंग्यों को और बांग्लादेशियों को। अनुराग ठाकुर ने यह बात को बोला। अमीर जी, आप इतने स्मार्ट आदमी है, बाकी सबको छोड़िए, सुनिए। नहीं, पर बोला हाँ, वो उनके बोलने से क्या होता है? तो क्या क्या नहीं बोलते वो तो सुनिए। आप वो इतने proof भी smart- दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए। जी, जी, जी। बॉर्डर सिक्योरिटी किसका जिम्मेदारी है? मेरी प्रियंका कक्कड़ की कि अमीश देवगन की, या एमएचए की, अमित शाह की, या पीएम मोदी की? ये बता दीजिए। बॉर्डर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? रोहिंग्या अगर आते हैं तो कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? नहीं, पर अगर कौन बसे से हुए border हैं से पिछले आते हैं? 15 सालों से, 15-20 सालों से, और उनको 17 में आधार बसाए कार्ड दिए गए। जा रहे हैं, 17 उनको में उनको बसाए उनको गए। फ्री की बिजली और पानी दिया जा रहा है, तो पाल कौन रहा है उनको? 2017 में बसाए गए। पीएम मोदी ने बड़े गर्व से कहा था, मैं रोहिंग्यास को दिल्ली में बसा रहा हूं, यहाँ पे पानी बिजली दूंगा। मनोज तिवारी ने 2 दिन पहले कहा कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को पानी बिजली देंगे। मैं कह रही हूं हमारे लोगों जो को तो बीजेपी पहले- आरोप लगा रही है वो कह रही है बीजेपी ने ही खुद करा है। देन रोहिंग्या को हम बसा रहे हैं, ये मोदी जी का बयान दिखाइए। हाँ, हाँ, मैं आपको फर्जी कुछ अरे भी नहीं, बोलने नहीं, लगते हैं। नहीं, दूसरे ठीक है, सुनिए, ठीक है, ठीक इन्होंने है। कहा बॉर्डर बहुत किसकी अच्छे। जिम्मेदारी है। अब सुनिए, बहुत अच्छे, बहुत ये बताइए, अच्छे। बॉर्डर तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना? बहुत अच्छे, सुनिए, बहुत अच्छे। बॉर्डर वाह, केंद्र वाह, सरकार की वाह। जिम्मेदारी है। बिल्कुल, वाह, हाँ। वाह, सुनिए, वाह, वाह, वाह। तो बॉर्डर पार सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो सबूत मांगेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। घुमा दी बात, फिर से घुमा दी। अरे भाई सुनिए, गोल गोल एयरफोर्स से जलेबी, इनका मतलब जलेबी, नहीं, जलेबी। आर्मी से इनका मतलब नहीं, मगर आर्मी एयरफोर्स पे सबूत मांगेंगे। ये देखिए, और आप कहेंगे मैं कि चैनल इनकी को कवर जिम्मेदारी। कर लेती हूँ क्योंकि कोई और वाह। चैनल है, इसमें लिखा है रोहिंग्या शरणार्थियों को घर, जरूरी सुविधाएं और 24 घंटा सुरक्षा देगी मोदी सरकार। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय? बिल्कुल सुनिए, ये देखिए। बिल्कुल सुरक्षा देना और नागरिकता 24 देने में घंटे- जमीन आसमान का अंतर है। तो बताइए। हमने नहीं कहा नागरिक। और सुनिए, आप चलिए, कह रहे लेकिन नागरिकता अब नहीं मुद्दे देंगे। मुद्दे अब मुद्दे पे सुनिए, आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, की बात मुद्दे इनको मुद्दे पे बताना आते चाहते हैं। हैं। चलिए, इन्होंने इससे पहले कभी इमिग्रेट्स का मुद्दा उठाया हो? बताइए, चुनौती से अरे? केजरीवाल जी ने बताइए इससे पहले। मतलब कोई जबकि टाइम भारत नहीं में देते? घुसपैठ का मुद्दा खूब था। टाइमिंग नहीं है साहब, यही सारी बात ये है। सीए आपके लिए अब वोट इतना बैंक घबरा है गए तो हैं, इनके सुनिए। लिए भी वोट बैंक है। अब ठीक है। चक्कर क्या है ना, जब ये से कांग्रेस से बता मिलकर रहे चुनाव लड़ हैं। रहे हैं ना, अब इन्हें डर लग रहा है कि सारा वोट कहीं उधर न चला जाए। शाहीन बाग मेरे दिल में है, बोला था मनीष सिसोदिया ने, बोला था कि नहीं? शाहीन बाग ये के आप ही के बच्चे। चैनल पर रिकॉर्डेड इंटरव्यू है जिसमें बोला शाहीन बाग मेरे दिल में। शाहीन बाग तो मेरे दिल में है, और ये पाकिस्तानी हिंदू जो हैं ये अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, बलात्कारी हैं। अब आपके दिल में क्या है समझ में आ जाता है। ठीक है, अब मैं रशीदी साहब के पास आता हूं। काफी देर से वो इंतजार करें, रशीदी साहब काफी देर से इंतजार करें। रशीदी साहब, ये चुनावों की बेला है तो ये सारा खेला है, इसीलिए सबको कोई रोहिंग्या के पास जाने की बात कर रहा है, कोई पाकिस्तानी हिंदुओं के पास जाने की बात कर रहा है। ये चुनावों की बेला है, इसीलिए खेला है। देखिए, आपके व्यूवर्स को अच्छी तरह समझ आ गया होगा इन दोनों की तूतू में से ये क्या बेला है, क्या खेला है। जी। अच्छी तरह समझ गए होंगे सब व्यूवर्स। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, सवाल ये है कि बहुत पहले से प्रक्रिया चल रही है, चाहे कांग्रेस ने शुरू की या किसी ने भी की, लेकिन मुसलमानों को टारगेट करना, ये क्या हिंदुओं का तुष्टीकरण आज के वक्त में नहीं हो रहा है? टारगेट इसलिए हो रहा है, देखिए ये लोग ये कहते हैं, और आप भी कहते हैं, कई बार शो में आपने भी कहा है कि साहब जो वहाँ मेजोरिटी है वो तो प्रताड़ित हो ही नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, वहाँ प्रताड़ित नहीं होगी मेजोरिटी, तो फिर आपको ये बार बार कहने की जरूरत क्या है कि हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे? जिसको देना दे दीजिए। तो वही तो कर रहे हैं। नहीं, बार बार चिल्ला क्यों रहे हैं? कहाँ कहा है? मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान को नहीं। हर नेता तो आपको चिल्ला लगता रहे है कि हैं। एक दूसरी बात, दूसरी बात, आपने एक बहुत बड़ी लाइन बोली, और ये यहाँ पर व्यूअर्स साक्षी हैं, और उस तरफ जो स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं वो भी साक्षी। आपने बोला देखिए मुसलमानों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि साजिद रशीदी कैसे टारगेट हो रहा है? आप भी मुसलमान हैं, आप कैसे टारगेट हो रहे हैं? टारगेट इसलिए आपकी नागरिकता जा रही है? जवाब है नहीं। टारगेट देखिए, सीए से हमें कोई नुकसान नहीं है और देश के किसी नागरिक को नुकसान नहीं है, पॉइंट नहीं है। लेकिन जब हम इस बात को कह रहे थे कि भाई जो लोग यहाँ आ गए उनको खाना पानी नागरिकता दीजिए, तो आप ही लोग चिल्ला के कहते थे उन्हीं को तो दे ये रहे कोई हैं। भंडारा खुला हुआ है क्या? इनको तो दे रहे हैं। नहीं, आप लोग कहते थे ये कोई भंडारा है क्या?
यहाँ आप कोई मतलब रोहिंग्या की बात कर रहे हैं कि रोहिंग्या को भी देना अरे छोड़ दीजिए ना, रोहिंग्या का नाम मत लीजिए ना, रोहिंग्या का नाम लेके फिर आप तुष्टिकरण कर रहे हैं। किसको दे? जो भी है तो उन्हीं को तो दे रहे हैं। आप लोग कहते थे कि ये भंडारा, यहाँ भंडारा थोड़ी खुला हुआ है, हम देश के लोगों को देखेंगे, बाहर से आने वालों को देखेंगे। आप लोग चिल्लाते थे देश के लोग। एक सवाल मैं सिर्फ ये कहना, एक सवाल और मेरा, क्या 2024 के अंदर राम मंदिर के साथ साथ सीए मुद्दा होने जा रहा है? पॉलिटिकली आपको दिख रहा है? देखिए, मुद्दे तो इनके पास सारे हैं और धार्मिक मुद्दे हैं, सब मुद्दे धार्मिक हैं इनके। पर ये तो 5 सियासी मुद्दा इनका, एक मुद्दा सुधांशु त्रिवेदी आपके चैनल पे ये बता दें कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, हमने इतने लोगों को कारोबार दे दिया, हमने इतने लोगों के आंसू पोंछ दिए। इनके पास है ही नहीं वो चीजें, इनके पास तो धर्म 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 है। दूसरी बात, जितने लोग पाकिस्तान से इमिग्रेट होकर आएंगे या आ गए हैं, ये गारंटी लेते हैं उनमें आईएसआई के लोग नहीं होंगे। ठीक है, जवाब पॉइंट आया है। जितने लोग बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है, आपका वैलिड सवाल है, बहुत सारे लोग आईएसआई के एजेंट जवाब ले लेते हैं। चूंकि देखिए पहले भी यहाँ सुधांशु जी को सारे जवाब देने हैं, तो एक बात ही मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, इसको सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, डॉक्टर त्रिवेदी त्रिवेदी कही तो मैं बिल्कुल तथ्यात्मक जवाब एक वाजिब सवाल है। हमारी सरकार आने से पहले इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते 11 करोड़ ईपीएफओ, यानी जिसमें आप बता दे रहा हूं कर्मचारी अपना पैसा जमा करता है और उसका इंप्लॉयर नियोक्ता भी पैसा जमा करता है। अब इस समय 26 करोड़ खाते हैं, तो इसका मतलब 15 करोड़ लोग ऐसे नए जुड़े हैं जिन्होंने अपने खाते में पैसा जमा करना शुरू किया। उनका कोई 16,000 लोग यूपी में टीचर बैठे हैं जिनको आप सैलरी नहीं दे रहे हो। 16,000 लोग यूपी में, बेरोजगारी दर बोलिए ना। 16,000 लोग यूपी में बैठे हैं जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर बीच में बोलने लगे, और सिर्फ 13,000 रुपए देते हैं उनको, वो भी नहीं दे रहे। पिछले 10 साल से आंकड़ा आया, पिछले 10 साल से कैसे बिल बिलाने लगते हैं भाई? आंकड़ा नहीं, झूठा आंकड़ा है, ये झूठा आंकड़ा है भाई साहब, झूठा आंकड़ा झूठा है। सारी सरकार झूठ पे, सारी सरकार झूठा नहीं होता। मंत्री से लेकर आप पॉलिटिकल चलिए, IMF के हिसाब से भारत में महंगाई ईपीएफओ का डाटा सैक्रोसेंट होता है, ये 600 करोड़ से, ये 600 करोड़ लोगों से वोट ले सकते हैं, लेकिन आप 600 करोड़ से वोट ले सकते हैं ये। अच्छा, हाँ, इतना झूठ बोलते हैं। देखिए, अगर मैं इनसे पूछूं IMF के हिसाब से भारत की विकास दर कितनी, वो तो हम नहीं तय कर रहे हैं ना। बोलिए, नहीं बोल पाएंगे। सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में 7.2% के हिसाब से, और G7 G20 कंट्रीज में हम सबसे ऊपर हैं। इस समय महंगाई की दर भारत के अंदर 5.1 है। इकोनॉमिक इशू है, धार्मिक इशू क्यों? धार्मिक इशू मैं वही बता रहा हूं, धार्मिक राम मंदिर सीए कारण क्या है? एक सेकंड सुनिए, धार्मिक इशू इन लोगों को नजर आता है, जहां मुस्लिम वर्ड कहीं लिखा ही नहीं है वहां इनको नजर आता है कि मुसलमानों के साथ भेद किया जा रहा है। अरे भाई, मुस्लिम वर्ड उसमें कहीं नहीं लिखा है, उसमें सिर्फ हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई लिखा हुआ है, कहीं कोई। और दूसरा वो क्यों है मैं भी बता देना चाहता हूं। हम इन 3-4 देशों में देखा जाए तो हम एक सेकुलर देश है, इसलिए सेकुलर देश के नाते हमारी धर्मनिरपेक्षता की एक कसौटी है कि उन देशों में जो मजहबी रूप से प्रताड़ित लोग हैं उनको हम अपने घर में शरण दें। ये धर्मनिरपेक्ष भारत की कसौटी है, इसलिए हम ये सेकुलर राष्ट्र का क्रेडेंशियल है। और मैं एक और कहना चाहता हूं, फिर भी अगर इनको लगता है कि मुसलमानों को इंक्लूड करना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं एक बार दिल खोल के कहो तो कि जो निजामे मुस्तफा है पाकिस्तान में, उसमें मुसलमान महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है। पहले तो कहेंगे मुसलमान को डर लगता है मोदी के हिंदुस्तान में, अब सीए में कहेंगे आओ मेरे भाई स्टैंड एक बार क्लियर कर लीजिए। ठीक है, निजामे एक सेकंड में आ रहा हूं, निजामे मुस्तफा से ज्यादा महफूज पाकिस्तान में तो है ना, तो हम कहें विचार करेंगे। मैं आप ही से कहता हूं, अगर निजामे मुस्तफा पाकिस्तान में होता तो ये हिंदू वहां से इमिग्रेट होके नहीं आते, पर है तो सही उधर। मैं दावे के साथ कहता हूं, और किस लिए आ रहे हैं? वहां निजाम मुस्तफा है ही नहीं, वहां इस्लामिक देश है पाकिस्तान। नहीं, वहां इस्लामिक देश, वो मुसलमान देश है। हाँ, तो इस्लामिक नहीं है, इस्लामिक नहीं है, मुसलमान देश है। इस्लामिक अगर मुसलमान देश अलग हो गया, इस्लामिक देश अलग हो गया, नहीं आते वहां से। अच्छा, ये मुझे डिफरेंस बताइए। मैं विवेक जी बड़े जानकार हैं। एक सेकंड, एक ये बड़ी डिबेट का विषय हुआ है कि इस्लामिक देश अलग होता है, मुसलमान देश अलग होता है। ये फर्क देखिए, मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, ये बोलेंगे कि उनका विचार तो अलग ही होगा। आपसे मैं पूछता हूँ, इस्लामिक देश और मुसलमान देश में फर्क क्या होता है? वो ये कहना चाहते हैं, नहीं, वो क्या कहना चाहते हैं बताइए, फर्क क्या होता है? फर्क ये है कि वहां मुसलमान बसते हैं लेकिन इस्लामिक अच्छाइयां वहां नहीं है, ये कहना चाहते हैं। नहीं, सुनिए, अब मैं दूसरी बात कहता हूं, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं मैं। आप इस देश के अंदर कोई भी बिल बनाते हैं, उसमें आप सेलेक्टिवली एक धर्म को साइड कर देते हैं। कहां साइड किया? एक मिनट, एक धर्म को साइड कर देते हैं और फिर आप कहते हैं साहब हमने हिंदू नाम लिया, बुद्ध नाम लिया, जैन नाम लिया, ये नाम लिया, हमने मुसलमानों का नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? मुसलमानों में अगर कोई प्रताड़ित, अगर आप बाकियों को संरक्षण दे रहे हैं, मदद करना चाहते हैं, प्रताड़ित है पाकिस्तान में 72 फिरके हैं। सुन लीजिए, अब मैं दोनों से बोलता हूं, पाकिस्तान में 72 फिरके नहीं है, नहीं है।
ये किसने कह दिया आपको? नहीं है, नहीं बिल्कुल है, है, बिल्कुल ये है, ऑफिशियल आंकड़ा है, नहीं है, बिल्कुल है, नहीं है 72, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं बताता हूं कौन। एक मिनट, अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग फिरकों में लड़ाइयां हैं। अहमदियों को जो एक बड़ी कम्युनिटी है उसको मुसलमान इस्लाम से अलग कर दिया गया, उनके घरों पे बम फटते हैं, शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं। मैं ऐसे बहुत से आपको सुना तो, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटेरियन हैं, हमारे हिंदू भाइयों की मदद कर रहे हैं, तो कोई मुस्लिम भाई भी आते हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, उनकी भी मदद करिए। कई आप धर्म के हिसाब से सिलेक्टिव नहीं हो सकते, धर्म के हिसाब से सिलेक्टिव नहीं हो सकते। सुधांशु बहुत अच्छा बोला, शियाओं की मस्जिदों में बम फटते हैं, मगर वहीं जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है, काबुल में भी फटते हैं, पेशावर में भी फटते हैं, सीरिया में भी फटते हैं, इराक में भी फटते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में नहीं फटते हैं। इस्लामोफोबिया मत फैलाइए, इस्लामोफोबिया क्योंकि यहाँ पे 70 साल से हमारा सेकुलरिज्म था, वहां नहीं फटते, क्योंकि यहाँ पे 70 साल से कांग्रेस और कम्युनिस्टों का सेकुलरिज्म था, इसलिए नहीं फटते। अच्छा, आपका जब से आया है तब से नमाज पढ़ते हुए लोगों को पुलिस वाले लात मारते हैं। सुनिए, ये आपका सेकुलरिज्म, वो गलत था, वो गलत है। का सेकुलरिज्म ये था कि तोप लगा के मस्जिद उड़ा देते थे, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया को छोड़ दो, भारत में आइए, और चाइना का सेकुलरिज्म भारत में आइए। अब आप जाके चेक करिए, कम्युनिस्ट सेकुलरिज्म मैं आपको मौका दूंगा कि चीन में मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं हो सकता, जो गुंबद है सब हटवा दिए गए, दाढ़ी नहीं रख सकते, रमजान में पब्लिकली नमाज नहीं पढ़ सकते। आप चाहते हैं, बात करते आप चाहते हैं ऐसा कोई नहीं चाहता। आप जवाब दीजिए। विषय पर आते हैं। मेरे साथ कई सारे यहाँ पर व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है जो कि सवाल पूछ रहे थे। क्या सवाल है आपका? पूछिए, खड़े होके पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आसपास हमारे बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, दुबई है, इराक है, ईरान है, पर हिंदू देश तो एक ही है। तो क्या हमें जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, श्रीलंका भी है, तो हमें उनको अपने, अरे इन्हें क्यों डांट रहे, इन्हें क्यों डांट रहे हैं? सवाल तो पूछ ले अपना। तो महोदय आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें, पूछिए भैया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास जब एक ही एक हिंदू देश है तो हमें उनको मौका देना चाहिए जो हमारे भाई बहन प्रताड़ित हैं पाकिस्तान? ये आपकी भावना की हिंदू देश है, लेकिन ये हिंदू देश नहीं है। जवाब दे देता हूं। जी 140 करोड़ आबादी पहले से है। आप नेपाल जाओ, आप श्रीलंका जाओ, हिंदुस्तानी क्यों? ये बांग्लादेशियों रोहिंग्या से बोलिए, हिंदुस्तान ही क्यों? रोहिंग्या बोलिए, वापस रुक गए मैं रोहिंग्या का समर्थक नहीं हूँ, मैं रोहिंग्या का समर्थक नहीं हूँ। अरे 50 वीडियो है मेरे भाई, ऐसे मत बोलिए। खूब डिबेट टीवी पे डिबेट किए हैं। तो आर पार में रुक रहे हैं एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार मेरे युवा मित्र यहां पूछेंगे सवाल। व्यूअर्स, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया के आर पार के एडिशन में। जोरदार तालियों से अभिनंदन करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर अभिनंदन है। लेकिन आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, ऐलाने जंग भी है, और क्या वाकई सीए के नाम पर विपक्ष बेचैन हो गया है? धर्मवीर सोलंकी जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप खड़े होइए, और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बोला कि हमने पाकिस्तान छोड़ा है परंतु हमने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है, यह आपने कहा। पाकिस्तान में हालात कैसे हैं, अगर आप बता पाएं, और आपके साथ क्या हुआ उधर? देखो, 75 सालों से कितने हिंदू धर्म थे पाकिस्तान में, आज चंद बच्चे हैं, गिनने को बचे हैं, सारे कहाँ गए? मार दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिए गए। परसों की बात है, वहाँ कई परिवारों को बंदूक देके उनको धर्म परिवर्तन किया गया है, और वहाँ पे बहन बेटियों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं रखी जाती है, धर्म की वहाँ कोई बात नहीं रखी जाती है। हिंदू, जहाँ पे हिंदू देखा उन्हें मारा गया, लूटा गया। जी, हिंदुओं को लूटा गया। खड़े होके बोलिए। एक सेकंड, ये महिला कुछ बोलना चाहती है, अब ध्यान रखिए। भारतवासी को यह कहना चाहती हूँ, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, एक माँ के पुत्र 6 मारे गए, ये कहाँ के मुस्लिम की पाकिस्तान के न्याय है? जब यहाँ हम न्याय मांगते हैं तो यहाँ बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। तो हमें क्या मरवाने चाहते हो? हम भाग के भारत में नहीं आएंगे। वहाँ कहते हैं हिंदू हो आप वहाँ चले जाओ, यहाँ से कहते हैं पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चले जाओ। हमको हमारे बहू बेटे को लुटवाने के लिए हम पैदा हुए हैं। क्या वहाँ पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में थी, वहाँ से आई हैं? हाँ, हम क्या हालात जी, क्या हालात थे वहाँ पर? वही तो कह रही हूँ, एक माँ के 6 पुत्र को हमने कफन से हाथ धोए हैं, यही कह रहे हमारे। मगर हम ये बात नहीं छेड़ना चाहते हैं, मगर जो नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए सीए बिल पास किया, हम हाथ जोड़ के सबको विनती है कहना चाहते हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारे पास जुल्म हो रहे हैं, सच में ये कह रहे हैं जुल्म हो रहे हैं वहीं पे। हमें नागरिकता मिलनी चाहिए, किसी भी पक्ष में हमें घिसड़ना नहीं चाहिए।
हम सबको, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, जो मुस्लिम है उसको हम हाथ जोड़ के कहते हैं, नहीं तो वहाँ जाओ, जो भी पक्षबाजी हमारे ले रहे वहाँ पे जाओ, वहाँ के जाके है 2-3 दिन तो निकाल लो, चाहे मुसलमान हो, यहाँ के हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान भी जाके देखोगे कैसे क्या हाल है। पाकिस्तान में जाके रशीदी साहब देखिए, एक मैं बिल्कुल आप लोगों को मौका दूंगा, आप लोगों की आंखें भर गई हैं, आपको आपका दुख है, उस दुख का एहसास, मुझे नहीं लगता कि ये सब लोगों को आपके दुख का एहसास होगा, और कोई उस दुख को आपके साथ जो वैसे एक अमीश नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी बात को ही रख रहा हूं, तो लेकिन रशीदी साहब वो कहते हैं कि आप ही हैं तो 3 दिन तो पाकिस्तान में बिता के आएंगे तो एहसास होगा कि वहां पर माहौल कैसा है। मैं बताता हूं। जवाब अगर आप बहन मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, यहाँ हजारों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई गाय के नाम पे, और नारा क्या देते हैं बीजेपी वाले, मुसलमानों के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हम देश छोड़ के चले जाएं? हम नहीं जा सकते। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हम कैसे उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए, हम उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए जब हमारे रास्ते खुले थे। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, आपकी तरह नहीं है हम देश को छोड़ के चले जाएं, हम अपनी मिट्टी को छोड़ के नहीं जा सकते। एक सेकंड क्या कहना चाहते हैं आप? छोड़ सकते हैं अपनी मिट्टी को, हम अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ सकते। आपने कहा था कि ये हिंदू शरणार्थियों को देखो, आईएस के लोग अंदर शामिल हैं, आपने ये कहा था अभी। दूसरी बात ये मैडम ने कहा था कि केजरीवाल को पाकिस्तान ने कहा है कि माफ़ी मांगो। अरविंद केजरीवाल ने सीएम होकर दिल्ली का, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिल सीए को पास किया है, उसने क्या कहा है, और हमें कुछ देने के बजाय सिर्फ गाली दी है। क्या कहा है? इनके बच्चे आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, और ये आए हैं, हम मकान देंगे, हम इनको कहाँ से रोजगार देंगे, हम इनको नौकरियां देंगे। आज तक अरविंद केजरीवाल, मैं कहना चाहता हूँ आपको, मैं कहना चाहता हूँ, आपने किसी शरणार्थी को कुछ 1 किलो आटा दिया है जो आपने इतनी बड़ी बात की है? जी आप ये आप प्रियंका जी, आपसे सवाल है, इनको रेपिस्ट कहा गया, इनको मतलब बलात्कारी कहा गया, इनको आतंकवादी कहा गया, किस बिना के ऊपर? ये लोग अपना घर बार सब लुटवा कर, मतलब, और जो यहाँ पर महिला ने बात बताई, वो मतलब औरतों के साथ वहां क्या हो रहा है वो भी उन्होंने कहा। सर एक सेकंड, फॉलो द प्रोसीजर, फॉलो द रूल सर, फॉलो द रूल। प्रियंका जी ऑन स्क्रीन, कहां हो गए 24%? प्रियंका तो और हिंदू मुसलमान करा दो। ये रशीदी साहब प्लीज, जब वो बोलते हैं कि ये लोग बलात्कारी होंगे या फिर ये लोग जो हैं वो आतंकवादी होंगे, ये लोग प्रताड़ित हैं, धार्मिक प्रताड़ना। देखिए मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल सच बताती हूँ। देखिए 2 तरह से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है ना देश में। एक तो जो पासपोर्ट वीजा पे आए थे और उसके बाद वो पासपोर्ट अपना छोड़ दिए और यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं। दूसरा इलीगल, जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, जो बॉर्डर से ऊपर पहाड़ों से आ रहे हैं, जैसे हमने उस बजरंगी भाईजान में देखा, एक वो तरीका है ना। और दोनों ही तरीके इलीगल माने जाते हैं। मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, आपको नहीं, देखिए सिर्फ आप नहीं है, व्यूअर्स बाकी भी हैं। अब मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, हमारे देश में पहले ही 140 करोड़ लोग हैं, हमारे देश में पहले ही संसाधनों की बहुत कमी है। हमारी सरकार एकदम निकम्मी सरकार है जो ना इलीगल इमिग्रेशन को रोक पाई, मिली भगत है उनकी, ना वो अपने हिंदुस्तानियों को 80 करोड़ भारतीयों को उन्होंने सरकारी अनाज में मोहताज कर दिया। तो सिंपल है ना, ये उदाहरण की बात, उदाहरण आतंक का फैलाया, उदाहरण दे दें। जो अरविंद जी ने बोला और बीजेपी ने बोला, ये इनसेंसिटिव। आप सुनिए, बहुत बार इतनी गरीबी है, कुछ हमारे पास संसाधन नहीं है, क्राइम बढ़ता है सामने, उसके बाद लोग जानबूझ के क्राइम करते, पेटी क्राइम, ताकि जेल में रहे, जेल से ड्रग्स माफिया चलता है। हम अपनी सरकार का डाटा नहीं, 2014 का डाटा बोल रहे हैं। इन्होंने कहा, सरकार का ऑफिशियल बयान था, 1,40,000 बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं ने आवेदन दे रखा था। और सुखबीर बादल ने फ्लोर द हाउस से बोला था कि 60,000 सिखों ने, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के थे, जिन्होंने आवेदन दे रखा था। मुसलमानों में कितनों ने आवेदन दिया? 10,000 का भी नाम बताइए। हाँ, जिन्होंने दिया, पूरी बात सुनिए, किसने दिया? अदनान सामी ने किया। अदनान सामी कौन है जिन्होंने गाना गाया था, थोड़ी सी लिफ्ट करा दिया? सुनो मेरे भाई, पिछले 5-6 सालों में 500 मुसलमानों को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के थे उनको भारत की नागरिकता दी गई है, इंक्लूडिंग अदनान सामी। अरे जो मांगेगा उसको देंगे ना। आप बताइए कितने लाख ने मांगा? इनसे पूछिए कितने लाख से मांगा? जो मांग रहे हैं उनके लिए हल्ला मचा रहे हैं। जबकि सरकार कहती है
जब 500 को दे दी, बाकी को क्यों नहीं देंगे? मुसलमानों को भी दो भाई। अरे भाई दो, मैं तो बता रहा क्यों हूं। लिखते हो कि नहीं तो देंगे? बताइए ना, 10,000 की सूची दिखाइए। अरे ये कोई बात भी आपकी- कोई बात होती है, कानून लाते हैं, नहीं देंगे और वैसे दे रहे हैं। जिन्होंने अप्लाई किया हो। लेकिन ये एक- तुष्टि एक- का नहीं है। 1000 दिखाइए। ये सुधांशु तुष्टि का नहीं नहीं है। है। एक जो लॉजिक इधर ये दिखाई, हिंदू लीगल मुसलमान की सुनिए, लड़ाई नहीं है। इलीगल वो होता है जो यहाँ आए और अप्लाई ना करे, मैं नहीं, बता ये रही जो हूँ। यहाँ मुसलमान आए की और लड़ाई है कि अप्लाई नहीं करे, वो है? शरणार्थी होता है। अमीर जी, शरणार्थी और घुसपैठिए का अंतर समझिए। अमीर जी, 2 करोड़ मैं बांग्लादेशी समझाती थे, हूँ, आप 2 लाख भी दिखाइए जिन्होंने अप्लाई किया। अमीर जी, इसमें झूठ भाजपा- बोलने की जी, इंसान- अब 30 सेकंड। मध्य प्रदेश में जम्मू में भाजपा के आईटी सेल में आईएसआई के मेंबर पकड़े गए। आप कैसे बताएंगे कौन आईएसआई का मेंबर आया यहाँ पे, कौन स्पाई आया इंडिया का यहाँ पे? आप तो सबको नागरिकता दे रहे हैं। जी, राजस्थान की एसटीएफ की रिपोर्ट नहीं पड़ी थी कांग्रेस सरकार में कि कुछ लोगों को भेजा गया था कि बीजेपी के माइनॉरिटी सेल में जाओ, बड़े नेताओं के नजदीक जाओ, ताकि उनकी असैसिनेशन कर सको। सुनिए, बीजेपी बुद्धू बिचारी। अरे बात सुनिए ना, वो अब पकड़े जवाब गए, जवाब। इसीलिए पकड़े गए ताकि उनका असैसिनेशन कर सको। अरे सुनिए भैया, अरे आप तो ये नहीं तय कर पा रहे रशीदी साहब, आपने इतना आप तो ये नहीं तय कर पा रहे कि कौन लोग, आप अदनान सामी पे अटके पड़े तब से। देश को जवाब देना पड़ेगा। अरे एक सेकंड सुधांशु भाई, किंतु परंतु नहीं कर सकता। जी, जी। जब ये देश आजाद हुआ तो आज के पाकिस्तान में 24% हिंदू था, जो 1% से कम हो गया, अरे और भाई, 9% मुसलमान था, ये तो 16% हो गया। ये इस देश के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए। बताइए कहीं ये तो ऐसा पॉइंट हो? है, ये तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट है, ये पॉइंट है। और ये पॉइंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। नहीं, सुनना पड़ेगा व्यूअर्स, क्योंकि बात हुई हिंदू कितने थे पाकिस्तान के अंदर और हिंदू कितने थे बांग्लादेश के अंदर। आज इस आंकड़े पे गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। पाकिस्तान में 1951 में 15% से ज्यादा हिंदू थे और जब देश आजाद हुआ तो 1947 में 23% से ज्यादा हिंदू थे। 70 साल में जो हिंदू आबादी है वो 1% से भी कम आ गई। वो हिंदू कहां गए? ये हिंदू कुछ यहां आ गए, उनको जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? कौन निकल गया? बांग्लादेश में 1971 में 25% हिंदू थे। आज वह हिंदू हालात ऐसी है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 8-9% कहता है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो कहती है 5% से भी कम है और उसमें से भी 2.5% कन्वर्टेड है। ऐसे हालात है बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर। और आप बात करते हैं ये हिंदू और सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई ये कहां जाएंगे, और खासतौर पर हिंदू और सिख कहां जाएंगे अगर अपने मूल वतन में नहीं आएंगे? तो पॉइंट ये है, ये कहां जाएंगे? जी, क्या कहना चाहते हैं अब आप? बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? धर्म की बात है, जो झूठ वचन बोलेगा उसके मुख में कीड़े पड़ेंगे, भगवान करेंगे, वो कहीं भी नहीं सुधरेगा। आपका क्या पॉइंट है? मेरी बुआ की बेटी उठा ली, बहन उठा ली, मेरी परिवार लूटी गई, मेरे घर के 10-10 हज़ार किलो ज़मीन वो लूटी गई। जो लूटी गई तो क्या ये गोली मारी हुई है मुसलमानों ने। ये गोली, घर छोड़ दो न तो मुसलमान बन जाओ, घर छोड़ दो या मुसलमान बन जाओ। धर्म नहीं, हमने बोला भाई ये ज़मीन तुम्हारी तुम ले लो, हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम चले जाएंगे भारत मैया के गोद में, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। ये जालमी है, ये कुपट में कीड़े पड़ जाएंगे, भगवान करे तुम्हारे मुख में कीड़े पड़ जाएंगे। जो हमारे से जो गुजरी है वो आप नहीं देखते हो, तुम्हारी आंखें फूटी हुई है। जी 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 जी, मेरा सवाल ये है, मैडम जी ने भी ये कहा था कि जो अनलीगल है उनको नागरिकता सरकार दे रही है। अगर हमारे पास सब पासपोर्ट, वीज़ा, हर चीज़ हमारे पास सब सेफ्टी, आज 2025 तक हमारी वीज़ा वैलिड है, हम वैसे बगैर छुप के नहीं रह रहे, सरकार के अंडर में सारा प्रोसेसिंग है। लेकिन कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग बलात्कार करते हैं, आप लोग आतंकी बन जाते हैं। ऐसा करो ना, ऐसा करो, ऐसा कीजिए, पुलिस है, सीबीआई है, आईबी है, सबसे पता है लोगों को। ठीक है। देखिए 2024 की ऐलान जंग हो गई है और न्यूज 18 का एक बहुत बड़ा मैसिव ओपिनियन पोल हुआ जिसमें एनडीए को 411 सीटें 543 में मिलती हुई दिख रही हैं और अकेले भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें का रिकॉर्ड बनने का आसार है, ऐसा ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। और इस देश में 5 ओपिनियन पोल आए हैं, अधिकतर का इशारा यह है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी जीत की तरफ जा रही है और इसमें कोई दोराय भी नहीं है कि बीजेपी, हो सकता है बीजेपी को लास्ट टाइम 303 मिली थी, इस बार 303 के तो पार होगा नंबर, इसके लिए कोई, मुझे नहीं लगता कोई दोराय है, क्योंकि बीजेपी का नंबर जो आसार है ग्राउंड जीरो पर वही है। लेकिन राम मंदिर को लेकर हमने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, ओपिनियन पोल में हमने राम मंदिर पर भी सवाल पूछा, अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है, इसका जवाब आया 64%, 64% लोगों ने कहा कि हां ये है और 20% लोगों ने ना कहा,
प्रतिशत लोग ऐसे थे जो किसी भी तरफ नहीं थे। तो प्रियंका ये एक बात का इशारा करता है कि राम मंदिर के विषय के ऊपर जो इंडिया अलायंस ने स्टैंड लिया, जो राहुल गांधी की पार्टी ने स्टैंड लिया, जो लेफ्ट ने स्टैंड लिया, जो सपा ने स्टैंड लिया, वो उसका इंप्लीकेशंस आप पे भी आएंगे। और सीए प्लस राम मंदिर बीजेपी के लिए 2024 की बेतरनी पार लगा देगा। देखिए, राम भगवान सबके हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अब हमारी तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है हमारी अलायंस का ना, मन की बात नहीं चलती खाली, तो एवरीवन कैन हैव देयर ओन व्यूज। दूसरा, इन्होंने बार बार क्योंकि एक मुद्दा उठाया और एक क्लोजिंग कमेंट है तो बहुत जरूरी है बताना, हरदीप पुरी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद दिया सार्वजनिक तौर पे कि रोहिंग्यास को ईडब्ल्यूएस फ्लैट दे दिए दिल्ली में, जो दिल्ली की जनता के लिए थे। यही हमारी आपत्ति है। आप क्राइम बढ़ा रहे हैं, आप हमारे संसाधनों को हमारे नागरिकों की बजाय इलीगल इमिग्रेंट्स को दे रहे हैं। कनाडा से सीखिए, जिसने एक टाइम पे सबके लिए नागरिकता खोल दी, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल चरमरा गई। और आज बहुत ही बड़ा सर, बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है इलीगल इमिग्रेशन का, चाहे इटली हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, चाहे कनाडा हो। अब मैं सुधांशु जी आपके पास आता हूं। आप राम की बात तो करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। पहले तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जो प्रतिनिधि हैं उनको बता दूं, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। आज इलीगल इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कनाडा से लेके, बेल्जियम से लेके, जर्मनी से लेके, फ्रांस से लेके, मगर साफ साफ बोलिए ना कौन से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। उन देशों ने बहुत साफ बोला एक ही प्रकार के इलीगल इमिग्रेंट से प्रॉब्लम है, बाकी किसी से नहीं। और मैं बताना चाहता हूं दूसरे, बिल्कुल उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है 100%। फ्रांस में तो ये हुआ, फ्रांस ने बोला है, पोलैंड ने बोला है, इटली ने बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। अब सुनिए, ये अनफेयर हो जाता है, वो अपनी टर्न पे बोल रहे हैं, मैं तो किसी के में नहीं बोलता। बीच में किसी के देखिए नहीं कैसा दिल धड़कता है, मुसलमान मतलब यूरोप के मुसलमानों के लिए भी कैसा दिल धड़कता है, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए भी कैसा निकाल दो हिंदुस्तान के मुसलमान को। अरे अरे निकाल दो एक मुसलमानों सेकंड, को हिंदुस्तान से। मुझे लगता है कि निकालो, किसको निकालो? एक देश अलग और निकालो मुसलमानों के। क्या बोला आपने? बनाओ एक देश अलग। हाँ, किसके लिए? इनका इरादा यही है। किनका इरादा हुआ है? ये बेल्जियम जाएंगे तो मुसलमान दिक्कत, ये अरे ये बेल्जियम में भी मोदी मुसलमान दिक्कत, बेल्जियम में मोदी जी हैं, फ्रांस में मोदी जी हैं क्या? के लिए मेरी बात मत मानो, पोलैंड का जो नया चीफ प्राइम मिनिस्टर बना है उसकी जरा पढ़ लो जाके। और सुनिए, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की बात पढ़ लीजिए। फाइनल सवाल, इंडिया अलायंस की कितनी सीटें आ रही हैं? आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, बताइए। 400 पार, INDI है 400 पार। सुनिए, मेरे पास चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की तरह वो नहीं है कि फर्जी वोट मैं कर दूं, और ना ही वहां सीसीटीवी है, तो ना ही मैं भगवान हूं। जनता भगवान है, जनता मालिक है। मैं हिंदुस्तानियों के साथ हूं, दिल्ली के चुनाव में घोषणा कर देते नहीं हूं। थे, इस बार ही नहीं कर पा रहे। लेकिन दिल्ली के चुनाव में बड़े बड़े पोस्टर लगाते थे कि 70 पार है, 70 पार है, लेकिन इस बार ये पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, पर इनका और राहुल गांधी जी का बयान पाकिस्तान कोट करता है भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में। अरे साथ होने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आपकी जो दुख तकलीफें हैं उनको, वो वाकई उनको सुन के मन हमारा भी व्यथित हुआ और स्क्रीन के उस पार भी लोगों का व्यथित हुआ होगा। लेकिन फिलहाल इतना ही इस चर्चा के अंदर। लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी अपनी आहुति जरूर देना, यानी वोट जरूर डालना, और राष्ट्रहित के लिए आप सबको एक साथ आना बहुत बहुत जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।